और इतने टाइम अटेम्प्ट्स लगाने के बाद में ये बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरी। तो अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के एग्जाम अटेम्प्ट किया था। और सेकंड थिंग सर, मैं पीएचडी में एनरोल हो चुका था, तो फंडिंग के बहुत इश्यूज होते हैं। अगर आप पहली चीज़ मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि आपका एक एम होना चाहिए। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक फेलियर के बाद में अपना एम ही चेंज करते हैं। तो उस एनवायरनमेंट में जब आपका जेआरएफ होता है तो आपकी रिस्पेक्ट ऑब्वियसली बढ़ती है। अपनी फैमिली से मिले, जेआरएफ के थ्रू फंडिंग मिले तो काफ़ी फूल होके फ्री होके मैं अपनी रिसर्च कर सकता हूँ। एक आपकी जो मैराथन वीडियोस थी और आपके जो नोट्स थे, वो मुझे क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम में आए। और मैराथन वीडियोस तो हमेशा ही से आपके बहुत अच्छी रही हैं सर। और उसमें से शैल वी स्टार्ट? यह श्योर सर। ओके। तो कैसा लगता है जब हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और पहली बार जब हमें अपना नाम अपना रोल नंबर रिजल्ट में देखने को मिलता है तो उस वक्त की फीलिंग क्या होती है? सर एक्चुअली दिस वाज माय सिक्स अटेम्प्ट। तो डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा, रिजल्ट के शुरू के 3 से 4 घंटे मैंने रिजल्ट ही नहीं देखा। इट वॉज 12:05 ऑफ मिडनाइट जब मैंने रिजल्ट देखा। और सीधा उसमें जब क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ लिखा तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने 3 4 बार रिजल्ट को देखा वापस से। तब मुझे लगा कि हाँ, जेआरएफ सच में हुआ है मेरा। और इतने टाइम अटेम्प्ट्स लगाने के बाद में ये बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता भी है कि हम जब इतनी मेहनत करते हैं ना और जब इस तरीके से रिजल्ट्स को देखते हैं तो पहले तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें फील होनी शुरू हो जाती है। तो आपका सिक्स्थ अटेम्प्ट था, राइट? आपने अभी जस्ट बताया कि सिक्स्थ अटेम्प्ट था। प्रीवियस 5 अटेम्प्ट्स के क्या आपके सीन रहे? ये सर, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जो दिया था वो आफ्टर कोविड जो मर्ज साइकिल था वो दिया था, जिसपे मेरे जस्ट 158 मार्क्स थे। मैं नेट के लिए भी क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने कंटिन्यूसली 4 बार नेट क्लियर किया। और हर बार जेआरएफ से 3 4 क्वेश्चंस मेरे कम रह जाते थे। दिसंबर 22 में मैंने सबसे पहले नेट क्लियर करा, जिसमें 0.3 परसेंटाइल से मेरा जेआरएफ रुका था। उसके बाद में 3 अटेम्प्ट और दिए, उसमें भी नेट हुआ। और फाइनली 6 अटेम्प्ट, जो मेरा भी लेटेस्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ। हम्म। ओके। तो प्रीवियसली आपके नेट कितनी बार हो चुके थे? सर 4 बार हो चुके हैं। 4 बार नेट हो चुके थे आपके? यस। एक एक फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं हुआ, और देन ये इस अटेम्प्ट में मेरा सीधा जेआरएफ हुआ है, ऐसे 6 अटेम्प्ट। ओके। तो सिक्स्थ अटेम्प्ट तक आते आते फीलिंग्स का, मोटिवेशन का कहीं ऐसा ना हो कि हिल्स आ गया है? एग्जैक्टली सर, मैंने एक इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के एग्जाम अटेम्प्ट किया था। और सेकंड थिंग सर, मैं पीएचडी में एनरोल हो चुका था, तो फंडिंग के बहुत इश्यूज होते हैं। अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तो आप पीएचडी में बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो मेरा ये फाइनल अटेम्प्ट था। मैंने सोच लिया था कि इसके बाद मैं दोनों चीज़ें छोड़ दूंगा, पीएचडी भी छोड़ दूंगा और अपना जेआरएफ अटेम्प्ट भी छोड़ दूंगा। इसके बाद में कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो मैं अब आगे कंटिन्यू करूंगा, डेफिनेटली कंटिन्यू करूंगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, यही रिजल्ट पॉजिटिव होने से कैसे जिंदगी बदल सी जाती है ना। हम जो सोच रहे होते हैं पहले, वो सोच बदल जाती है। अभी आप पीएचडी में एनरोल्ड हैं? यस सर। कौन सी यूनिवर्सिटी में? सर मैं डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर, मध्य प्रदेश में है जो। सागर, मध्य प्रदेश में। तो आपका जो कॉलेज लाइफ रहा, कॉलेज का सारा एजुकेशन आपने कहाँ से लिया? सर मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं सेम सागर यूनिवर्सिटी से ही हुआ है। और अभी पीएचडी में भी मैं सेम यूनिवर्सिटी में एनरोल हुआ हूँ। क्या टॉपिक है आपके पीएचडी का? अभी से लिटरेचर रिव्यू चल रहा है मेरा, अभी टॉपिक ऐसा डिसाइड नहीं हुआ। यस। डिसाइड? ओके, ओके, सून इट विल बी डिसाइडेड। होपफुली आपको आपके पसंद का टॉपिक मिले। पीएचडी करने के लिए सबसे जरूरी चीज तो वही होती है। थैंक यू सर। तो ज्योग्राफी को आप कैसे देखते हो यूजीसी नेट के एग्जाम में? कि जब हम देखते हैं कि हमारे पास 2 पेपर हैं, आफ्टर ऑल इतना स्ट्रगल करने के बाद, सिंस यू हैव 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, सो एज एन ऑप्शनल हम ज्योग्राफी को कहाँ पर देखते हैं कि एक एस्पिरेंट को कितना फोकस करना चाहिए पेपर 1 पे, कितना पेपर 2 पे? व्हाट यू थिंक कि व्हाट इज द मोस्ट स्कोरिंग थिंग जिसमें हम ज्यादा स्कोर कर पाए लेस एफर्ट्स के साथ और हम अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाए?
ये सर, मैं मानता हूँ कि दोनों का जो शेयर है वो इक्वल है। जितना पेपर वन मैटर करता है उतना पेपर टू भी मैटर करता है। और विदाउट पेपर वन आप अच्छा स्कोर अगर उसमें नहीं कर पा रहे हैं तो मैं नहीं मानता हूँ कि जेआरएफ हो सकता है आपका। और मैंने इसमें लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है सर। मैंने हम्म। हमेशा अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, मॉर्निंग रूटीन मेरा ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट होता था। और जब मैं इवनिंग में 6 या 7 बजे शाम को मैं अपना पेपर वन कंप्लीट किया करता था। तो सर स्कोरिंग पेपर में मैं मानता हूँ पैसेज है सर, और डीआई है, मैथ्स रीजनिंग है, जो कि सभी लोग ऑलमोस्ट करके आते हैं। अगर आप उसमें ही पीछे रह जाते हैं तो आप कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस ही नहीं है, आप उन बच्चों में आ ही नहीं सकते हैं। हम्म। ऐसे ही सेम सर ज्योग्राफी में भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो मैं मानता हूँ कि उन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उन रैंक में आ सकें। क्या आपका एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, बार बार एग्जाम में अपीयर होने के बाद भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, या आप चाहते हैं कि एक बार में ही आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है एकेजे एकेडमी का सुपर स्कॉलर बैच। सुपर स्कॉलर बैच में आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, डाउट सेशंस, ई बुक्स, पीएचडी गाइडेंशिप और भी बहुत कुछ जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। फिर देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए एकेजे एकेडमी ऐप और कीजिए अपने सपनों को साकार। बिल्कुल, दोनों दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वल कमांड होना बहुत जरूरी चीज है। तो जब आप तैयारी करना स्टार्ट किए थे, मतलब ग्रेजुएशन से तो नहीं किया होगा, मास्टर्स से ही किया होगा, पहली बार फर्स्ट पेपर मास्टर्स में दिया होगा आपने? ये सर, तो वो मेरा शायद सेकंड सेमेस्टर था। उस टाइम पे मैं तब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया। क्या सोच करके दिया सर उस टाइम पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पीएचडी के लिए क्या करना पड़ता है या किसके लिए एग्ज़ाम होता है। था? जस्ट सब लोग दे रहे थे क्लास में तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी देता हूँ। और मुझे सच में इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला क्लियरली जब मैं अपने फाइनल ईयर में था अपने मास्टर्स के। उसके बाद तब भी मेरी कंसिस्टेंसी नहीं रही कभी भी एग्ज़ाम देने में। उसके बाद मैं 1 साल का मेरा ब्रेक हुआ पीएचडी में एनरोल होने से पहले। तो मैंने फोकस्ड होके स्टडी स्टार्ट करी और सारा सिलेबस वगैरह कंप्लीट करा। तो ऐसे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय मास्टर्स मैंने फोकस्ड होके प्रिपरेशन स्टार्ट करी सर नेट जेआरएफ के लिए। हम्म। सो जनरली स्टूडेंट यही करते हैं कि पहली बार जब एग्जाम में जाते हैं अपीयर होने, तो ये जो आपकी स्टोरी है सेम मेरी भी थी। मुझे लगता है कि 99.99% केसेस में यही होता ही है कि हम मास्टर्स में होते हैं, हम जाते हैं जस्ट फॉर देखने के लिए कि हाँ कैसा होता है, क्या होता है नेट जब, चलो देख करके आते हैं। अच्छी बात है, थोड़ा सा एक आइडिया भी लग जाता है और फिर उसके बाद हम अपनी सीरियसनेस को भी समझ पाते हैं। एक्चुअली में जो रियल जो नॉलेज है, जो उसकी जो स्ट्रेटजी है, वो कहीं ना कहीं मास्टर्स तक समझ में आ जाती है। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो कहीं ना कहीं वहां से आपकी शुरुआत भी हो जाती है स्टडी की। तो कैसे बैलेंस किया? आपने कहा कि मास्टर्स के बाद आपने स्टार्ट की सीरियस स्टडी को, तो क्या पहले फोकस किया? जैसे पीएचडी में एडमिशन आपका हो चुका था पहले ही, आई थिंक नेट के भी यहाँ पर हुआ होगा एडमिशन। ये सर नेट के भी आपका एडमिशन मिला। तो कि अच्छा, एक बड़ा बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या सिर्फ नेट कर लेने से पीएचडी में एडमिशन लेना सही रहता है, और या फिर जेआरएफ का वेट करना चाहिए, जेआरएफ हो जाए उसके बाद ही एडमिशन ले? व्हाट यू सजेस्ट, सिंस यू हैव टेकन एडमिशन जब आप नेट किया और अब अभी आपका जेआरएफ हो गया, तो आपको क्या लगता है क्या सबसे सही चीज है? सर मैं मानता हूँ कि आपको जेआरएफ का वेट करना चाहिए। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जैसे पहले भी बताया कि फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम्म। और अगर नेट के बेसिस पे करेंगे तो आपके पास फंडिंग नहीं है तो आप अपने जो भी रिसर्च है वो आप कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि पैसे बहुत ज़रूरत है। चाहे आप फील्ड पे जा रहे हो, आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि जेआरएफ का वेट करना चाहिए। हम्म। और दूसरी तरफ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी एडमिशन लेने की। मैं सीख कर रहा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि एडमिशन मिल जाएगा। हम्म। तो यही कॉन्फिडेंस के साथ में कि शायद मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लूंगा हम्म। जेआरएफ, तो मैंने एडमिशन ले लिया। लेकिन मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आप जेआरएफ का वेट करिए, पहले से ही प्लान रहिए। एडमिशन लेने से पहले ही आपका जेआरएफ होगा तो आगे आप अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे। मैंने रिसर्च में भी फोकस किया है और साथ में मुझे एग्जाम के लिए भी फोकस होना पड़ा। तो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत टफ हो जाता है रिसर्च के साथ में, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम्म। अगर आपका पहले से जेआरएफ रहेगा तो आप इजीली रिसर्च में ही फोकस कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
कहीं ना कहीं देखिए, फंडिंग बहुत जरूरी चीज़ है पीएचडी के लिए। आप घर से पैसे इतने नहीं लगा सकते। अगर फैमिली स्ट्रेंथ ठीक है, एग्जैक्ट दैट्स गुड। बट एक स्टूडेंट आज के डेट में देखा जाए तो पीएचडी करना भी एक काफी खर्चीला काम हो गया है पहले की तुलना में। पहले तो चीजें हो जाती थी, अब बहुत रियल टाइम में हमें डेटा और बाकी चीजें करनी पड़ती हैं, कलेक्शंस वगैरह। तो पेपर एग्जैक्टली। ज्योग्राफी में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? सो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हर बार एग्जाम पैटर्न ही चेंज हो रहा ना। कुछ आप पीवाईक्यू से एनालिसिस करते हैं, पैटर्न देखते हैं कि इस तरीके के पैटर्न है, लेकिन वो हर बार ही पैटर्न चेंज हो जा रहा है। और बार बार वो रीस्टार्ट करने का जो फेज होता है वो बड़ा टफ होता है। लास्ट एग्जाम को एनालाइज करो आपकी इस बार ये है, तो वो मॉडिफिकेशन करो अपने प्रिपरेशन में। हम्म। तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क भी रहा है, 4-5 बार रीस्टार्ट किया है। हम्म। तो बहुत टफ होता है बार बार शुरू उसी रीस्टार्ट करना स्टार्टिंग पॉइंट से। कैसे फीलिंग आती थी कि फिर से पढ़ना पड़ेगा सब कुछ? हाँ एग्जैक्टली। फिर फिर से से। वही चीज़ें रिपीट करना पड़ेंगी, और वही गलतियां दोहराई भी हैं मैंने एग्जाम के टाइम पे। हर बार कुछ क्वेश्चंस रह जाना। मेरा टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू था सर, टाइम मैनेजमेंट। मैं अब कभी भी टाइम पे अपने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाता था। हम्म। और प्रिपरेशन के टाइम पे इनकन्सिस्टेंसी थी कि जो भी टॉपिक मैं सोच के बैठा हूँ कि आज ये कंप्लीट करना है, तो शाम तक शायद ना हो पाए, वो 2-3 दिन तक चलता रहे। तो ये मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे ये कुछ मेजर इश्यूज मैंने फेस किए हैं। ये तो है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि एग्जामिनेशन हॉल में भी। तो क्या हमें एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को सच में आपको लगता है, मतलब मुझे तो है, मैं तो स्टूडेंट से बात करता रहता हूँ, बट आफ्टर क्वालिफाइंग जेआरएफ आपको क्या लगता है कि क्लास जो एग्जामिनेशन हॉल का जो टाइम मैनेजमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एग्जैक्टली सर। क्लासरूम है वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे पहले आपका कूल रहना बहुत ज़रूरी है, हाइपर नहीं होना चाहिए। और जो आपको सबसे पहले आता है वो सॉल्व करिए। बहुत सारे लोग डीआई सॉल्व करने लगते हैं, तो डीआई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। मेरे लिए हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहा है डीआई। तो मैं हमेशा उसको लास्ट के लिए छोड़ता था, ताकि थोड़ा कूल कंडीशन रहे उसमें फंस के टेंशन ना क्रिएट हो। तो मैं हमेशा वो 5 क्वेश्चंस आखिरी के लिए छोड़ता था। पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद मैं डीआई सॉल्व करता था कि हम्म। इन केस अगर इसमें से 2-3 भी सही हो गए तो मेरा पूरा पेपर तो कंप्लीट हुआ है एटलीस्ट। उन उस डीआई के क्वेश्चन के चक्कर में अगर आपके और क्वेश्चन छूट रहे हैं तो वो काफ़ी बेकार चीज़ हो सकती है आपके रिजल्ट के लिए। तो आपने सबसे पहले ये स्ट्रेटजी अपनाई एग्जामिनेशन हॉल में कि हमें पहले सिंपल क्वेश्चंस को टच करना है जो हमें आते हैं, और उन क्वेश्चंस को लास्ट में करना है जो हमारे लिए थोड़ा एक तरीके से टाइम कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, या हमारे लिए वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कि अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी पड़ता है। पड़ता है एग्जैक्टली सर। डेफिनेटली। तो अच्छा, अगर हम बात करें एक स्टूडेंट के लिए जो अभी तैयारी कर रहा है कि वो पढ़ना चाह रहे हैं, उनका इतना अटेम्प्ट, क्योंकि आज के दौर में स्टूडेंट के पास पेशेंस की बहुत कमी है, जो मैं फील करता हूँ कि एग्जैक्टली सर। शॉर्टकट तरीके से चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं। आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं आप, क्योंकि आपने इतनी बार एग्ज़ाम दिया है, तो हर बार के एग्ज़ाम में आपने कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, देखी होंगी। कितना ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए कूल रह पाना, पेशेंटली अपने सब्जेक्ट को पढ़ना, फेल होना और अगेन रीस्टार्ट करना कितना जरूरी है? तो सबसे पहली चीज मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि आपका एक एम होना चाहिए। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक फेलियर के बाद में अपना एम ही चेंज कर देते हैं कि मुझे अब जेआरएफ में नहीं जाना, मैं अब हम्म। शिफ्ट कर दूंगा। तो सबसे पहली चीज आपको एक एम रखना पड़ेगा, और उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। सेकेंड चीज, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आप सोचें कि मैं 70% 80% सिलेबस के साथ मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, तो वो इम्पॉसिबल है। और सेकंड थिंग, आपको पैटर्न एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, जो आपको पीवाईक्यू से मिलेगा। उससे आपको पता लगेगा कि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। कभी बहुत सारे टाइम पे ऐसा भी होता है कि आप सारा कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं और टाइम ज़्यादा खर्च होता है।
तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले पैटर्न देखें, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस एनालाइज करें कि सिलेबस में असल में है क्या, मुझे क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। फिर आप उस पूरे पीवाईक्यूज देखें कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, फिर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो मैं मानता हूँ कि रिजल्ट जितना मैंने वेट किया है शायद और लोगों को उतना वेट नहीं करना ना पड़ेगा। करना पड़े, हाँ डेफिनेटली। हम सही अगर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और सही तरीके से उसको फॉलो भी करते हैं, ये नहीं कि टाइम टेबल बना लिया कि हाँ भाई आज बिल्कुल। 8 घंटे पढ़ने हैं, पता चले 10 घंटे सो ही रहे हैं तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। सही बात है। डेफिनेटली सर। कैसा इन्वायरमेंट है आपके यूनिवर्सिटी में, अगर हम बात करें इस एग्जाम की प्रिपरेशन की, आपके डिपार्टमेंट में, या यूं हम कहें कि कितना हेल्प मिला आपको उस इन्वायरमेंट का? तो उस एनवायरनमेंट में जब आपका जेआरएफ होता है तो आपकी रिस्पेक्ट ऑब्वियसली बढ़ती है। और अभी जो मेरे सीनियर्स हैं उसमें ऑलमोस्ट सारे लोगों का जेआरएफ है। हम्म। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं ही पीछे हो रहा था, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सब में मैच हुआ हूँ मैं। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और हम्म। अभी मैं मानता हूँ कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी शायद नेट जेआरएफ का उतना क्रेज नहीं था, हम्म। लेकिन अभी पिछले 1 या 1.5 साल से नेट जेआरएफ का बहुत ज़्यादा क्रेज है। मेरे जो जूनियर्स हैं अभी मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में, तो हम्म। उसमें उनको भी काफ़ी नॉलेज है। तो अच्छा लगा मुझे जान के, तो उन्होंने भी मेरे से पूछा आके कि कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी सर ये। अच्छा लगता है डेफिनेटली। आप जब कुछ अच्छा करते हो तो वो आप अगर कम फील करोगे ना, तो वो हमारी जो सराउंडिंग्स आपको फील करवाने शुरू कर देती है, एक स्पेशल सी फीलिंग आनी शुरू एग्जैक्टली। हो जाती है। वो आपको ऐसे हैंड टू हैंड आना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। घर में क्या माहौल है आपके पढ़ाई का? कितना जरूरी था घर का माहौल आपके पढ़ाई में? जैसे घर का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो फंडिंग मुझे अपनी फैमिली से मिले। जेआरएफ के थ्रू फंडिंग मिले तो काफ़ी फूल होके फ्री होके मैं अपनी रिसर्च कर सकता हूँ। एक फैमिली प्रेशर हो ही जाता है अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट है फैमिली पे। तो घर पे भी एक ऐसी फीलिंग था कि चलो अब हम फ्री हो गए हैं, हम्म। अब अपना करता रहेगा आराम से। तो बहुत अच्छा फीलिंग था उनको भी। और जब पेरेंट्स देखते हैं कि उनका बच्चा काफ़ी टाइम से परेशान हो रहा है उसमें, तो अब वो फ्री हो गए हैं कि हाँ ठीक है, कम से कम उसकी मेहनत अब सफल हुई, अब वो इतना परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है परेशान होते हुए उस प्रिपरेशन में, बिल्कुल। रिजल्ट के बाद में जब रिजल्ट अपने फेवर में नहीं था। तो वही लोग मेरी फैमिली वाले ही ऐसे थे कि जिन्होंने वो मुझे एकदम क्लोज से देखा है। तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ कि अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा बार बार, जो मेरे फेलियर्स से वो भी दुखी होते थे। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लकी हैं आप, और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनको घर का सपोर्ट पूरा मिलता है। और कहीं यस। ना कहीं देखिए, विदाउट फैमिली सपोर्ट के आप वो जो मेंटल एक प्रेशर है उससे आप रिलीज नहीं हो पाते हैं। वो आपको हर वक्त जो है परेशान किए रहता है, या तो पढ़ाई पे फोकस कर लें या तो घर पे फोकस कर लें। तो दोनों चीज़ों को एग्जैक्टली एक सर। साथ आप लेके नहीं चल सकते। किसका सबसे ज्यादा रोल आप मानते हो अपनी फैमिली में, आपके प्रिपरेशन में, स्टडी में, या आपके क्वालिफाई होने में? सर मेरे घर में 4 ही लोग हैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन। तीनों ने ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। चाहे वो प्रिपरेशन रीस्टार्ट करनी हो, या रिजल्ट के बाद वाला जो एक प्रेशर होता है कि कैसे सब चीज़ें मैनेज करेंगे। तो तीनों का बहुत ज़्यादा मैं मानता हूँ कि योगदान है। और उसके लिए मैं थैंक यू भी बोलता हूँ उनको। तो मेरी फैमिली सबसे सबसे ज़्यादा उन्होंने मदद की है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, बिना उनके तो पॉसिबल देखिए है नहीं। है ना, लाइफ में आगे बढ़ना तो माता पिता के आशीर्वाद से और अपने लोगों के सपोर्ट से ही पॉसिबल है। यूनिवर्सिटी में कैसा सपोर्ट रहा आपको? आपके सुपरवाइजर, डेफिनेटली आपका जब एडमिशन हुआ तो रिसर्च के काम में समय तो स्टार्टिंग से ही देना पड़ता है, अभी सिनॉप्सिस, फिर पहले प्रपोजल, फिर सिनॉप्सिस, सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो उसके बीच में कैसे आपने मैनेज किया, और कितना सपोर्ट मिला आपको सुपरवाइजर से? जी सर, अभी जस्ट मुझे जुलाई 2024 में ज्वाइन किया है। तो मेरे सुपरवाइज़र का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और मेरे फ्रेंड्स जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे, गाइड किया कि कैसे आपको कूल रहना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको रिजल्ट हैंडल करना है, चाहे वो आपके फेलियर्स हो चाहे आपकी सक्सेस हो, कैसे आपको सब चीज़ें मैनेज करनी है। तो उन्होंने बहुत मदद की है, मेरी सारे सीनियर्स की बहुत मदद की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अभिषेक, मैं चाहूंगा कि आप हमारे सभी जो लर्नर्स हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक लंबा अनुभव हो गया है आपको, और मैं कुछ बोलूंगा हो सकता है मेरी बात ना सुने, लेकिन आप जेआरएफ क्वालिफाई हुए हैं इस बार, तो आपकी बात जरूर सुनेंगे वो, कि अगर हम चाहते हैं, फॉर श्योर हमें एग्जाम इसको क्वालिफाई करना ही करना है, सिंस वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, लाइक देयर इज नो प्लान बी, तो अगर हमें क्वालिफाई करना ही करना है, तो ऐसे कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी बारीकियां हैं जिसका स्टूडेंट ध्यान रखे अभी से, और उनको करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहे, तो डेफिनेटली गोल अचीव हो जाएगा। सर मैं मानता हूँ कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस आपको देखना ही पड़ेगा। सिलेबस हैं, पीवाईक्यूज हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन में जो मिस किया था वो था कि पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करे। मैंने सही से पैटर्न एनालिसिस नहीं किया, पुराने कैसे पेपर्स आए हुए हैं, और सेट वगैरह जो भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, मैंने अपनी इस बार सारे स्टेट जो भी सेट कंडक्ट करवाते हैं सारे पीवाईक्यू सॉल्व करे। नेट एग्जाम के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करे। और भी बहुत सारी बुक्स खरीदी जिसमें पीवाईक्यूज होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैंने वो सॉल्व करे। और आपकी जो मैराथन वीडियोस थी और आपके जो नोट्स थे, वो मुझे क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम में आए। और मैराथन वीडियोस तो हमेशा ही से आपके बहुत अच्छी रही हैं सर, और उसमें से काफ़ी मदद मिलती है। तो मैं मानता हूँ कि सिलेबस सबसे पहले देखें, पीवाईक्यूज देखें, और अपने शॉर्ट नोट्स जरूर रेडी रखें, हम्म। लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कुछ सिलेक्टेड बुक्स, जो एक आपकी वीडियो भी है सर उसमें, बुक्स में बहुत रेफरेंस बुक्स की, तो हम्म। उसमें मैंने ऑलमोस्ट वो सारी ही पढ़ी हुई हैं, तो बुक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते बुक्स में जैसे आप रेफरेंस बुक की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके की रेफरेंस बुक्स, वही जनरल बुक जो सब लोग पढ़ते हैं, या कुछ अलग भी है आपकी अपनी लिस्ट में? नहीं, कुछ अलग नहीं है सर, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी जैसे सविन सिंह एक बहुत अच्छी बुक है, उसमें सारा फिजिकल ज्योग्राफी आपको कवर हो जाएगा। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए फुलर है। और माजिद हुसैन आपके ज्योग्राफिकल थॉट के लिए है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए आर एल सिंह है। तो ऐसे काफ़ी सारे एक दो रेफरेंस बुक्स हैं, ऑल दो लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन उन बुक हम्म। से भी आपका बहुत काम मिल सकता है। और बाकी आपका पूरा काम पीवाईक्यूज कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अभिषेक, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। थैंक यू सर। पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इस वीडियो से बहुत तरीके की नई बारीकियों को, स्ट्रेटजीज को सीखेंगे, समझेंगे, और न सिर्फ सीखेंगे बल्कि उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ताकि अभिषेक की तरह आप लोग भी क्वालिफाई कर सकें अगला एग्जाम जेआरएफ का। हमारी पूरी टीम की तरफ से अभिषेक आपको ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों फ्यूचर के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम बात कर रहे थे आज अभिषेक कुशवाहा से, जिन्होंने कि इस बार दिसंबर 2024 का एग्जाम विथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। बीइंग रिसर्च स्कॉलर, इस चीज को करना कहीं ना कहीं अपने आप में काफी काबिल तारीफ भी है। जो स्कोर रहा अभिषेक का, वो 99.86 परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई किया है, जिसमें से 210 मार्क्स टोटल में से बने, तो काफी इंप्रेसिव स्कोर भी है, काफी अच्छा स्कोर है। और अभिषेक, आपको पूरी टीम की तरफ से फिर से ढेरों बधाइयाँ। उम्मीद करते हैं जल्दी आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को भी क्वालिफाई करें, और वापस से हम लोग इस तरीके के सेशन में मिले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, डिस्कशन का मौका दिया। मैं थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।